सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में ऑसिलेशन में आता है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। और जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता है उसको SHO कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। दो की टर्म्स याद करें, कौन कौन सी? एक है, बोलो शेर, बोलो शाबाश। एक की टर्म है SHM, सर के नाम क्या होगा? सिंपल सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन। और SHO काजिम, SHO क्या होता है? पुलिस वाला SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। ऑसिलेटर। तो इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, अब शेर उससे मैंने क्या बताया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो कंडीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर रहा हो, जो ऑसिलेट कर रहा हो अराउंड अ मीन पोजीशन, अराउंड अ फिक्स पोजीशन, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये डिफरेंट मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। सो कैन वी से कि दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक? शेर, व्हाट कुड बी द टू कंडीशन दैट वी यूज्ड टू से कि ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक होगा या नहीं होगा? सर जी फर्स्ट कंडीशन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट। हाँ, और शेर ने ऑपोजिट। बच्चे शेर ने पहली बात ये बोली, एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। यानी जितना ज्यादा ये डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, उतना ज्यादा एक्सेलरेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, ठीक है। ये होगी पहली कंडीशन काजिम। बट शेर दूसरी क्या थी? बट इन ऑपोजिट। डायरेक्शन। सो काजिम, अपोजिट वाली बात क्या होगी? फिर मैं सारा की तरफ आता हूँ कि एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव। तो साइन भी उल्टा होगा ना। हाँ ना, मैं दिखाता हूँ, देखो इसके लिए मैं ये चेक करें। अगर मैं इसमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी की वो बनाता हूँ, देखो इसको मैं यहाँ से ऑसिलेट करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और ज्यादा ऑसिलेशन से करता हूँ, ये 60 डिग्री पे, ठीक है। आप जरा स्लो मोशन में देखें। नाउ दिस एरो विच इज टुवर्ड द सेंटर, येलो वाला, ये एक्सेलरेशन है। क्लियर? यू कैन सी द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट पीक, ठीक है, लेकिन टुवर्ड द सेंटर है। वेलोसिटी अभी बिल्कुल नियरली जीरो है, थोड़ी सी स्टार्ट हो रही है। जैसे ही पीक में ये जाएगा, आप गौर से देखना क्या होगा। पहले सेंटर पे स्टॉप करूंगा। लोग, वेलोसिटी मैक्सिमम है ना अभी, लेकिन एक्सेलरेशन बिल्कुल ऊपर की तरफ, टेंशन की डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट राइट कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को अब लेफ्ट राइट कोई एक्सेलरेट नहीं कर रहा, बिकॉज एक्सेलरेशन का एरो ऊपर मुड़ गया, ठीक है। बट द मोमेंट ये पीक पे जाएगा, लुक एट द एक्सेलरेशन अगेन, इट्स अगेन टुवर्ड द मीन पोजीशन। सो एक बात तो इस पिक्चर से क्लियर होगी, जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी चला, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पी इस पे ना एक्सट्रीम पे मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम हो जाएगा। और ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम की रीजन मैंने क्या दी थी? रिजल्टेंट फोर्स कौन सी वाली थी? mg sin या theta towards the center। वेरी वेल डन, mg sin थीटा है जो कि टुवर्ड द सेंटर है, दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि ये। अच्छा, अब आपने कहा था अब डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड लेफ्ट साइड हो गया, ये पेंडुलम टुवर्ड लेफ्ट साइड डिस्प्लेस हुआ डायरेक्शन वाइज। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेस उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी गई है, लेकिन एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर नहीं है काजिम, है ना? सर। लेकिन जैसे ये ऑब्जेक्ट सेंटर को क्रॉस करेगा, अब देखना सेंटर से अब डिस्प्लेस सेंटर के बाद टुवर्ड राइट हो रहा है, लेकिन लुक एट एक्सेलरेशन का एरो, इट्स टुवर्ड लेफ्ट। इट मींस डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन दे ऑलवेज हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। सारा बात समझ आई? डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन they have opposite direction. जी अब let's suppose now displacement is positive, acceleration is negative, and if you say acceleration is negative, displacement is positive, so they always have opposite direction. ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये जो दो बातें इनको पढ़ के हम इसका ग्राफ स्केच करते हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम में हाईली डिमांडिंग क्वेश्चन ये है। अच्छा, इस ग्राफ में जरा गौर से एक चीज देखें। ग्राफ में वाई एक्सिस पे क्या चीज है? बोलो सारा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और ये क्या है? एक्सेलरेशन जी नेगेटिव, ठीक है। एक एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिख दिया और एक एक्सेलरेशन नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। तला ये क्या? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव,
ठीक है। जी जी और दूसरी साइड पे देखो, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा, अब मैं अगर ये बात कहता हूं काजिम कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट हैव ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन, तो मुझे इस बात को ग्राफ में वेरीफाई भी करना पड़ेगा। एंड इफ एक्स को इंक्रीज करें, ए इंक्रीज होगा, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये बात भी मुझे वेरीफाई करनी है, जस्टिफाई करनी है। चलो हम देखते हैं। स्ट्रेट लाइन, व्हेनेवर यू हैव स्ट्रेट लाइन बिटवीन एनी टू क्वांटिटीज, दैट्स द क्लियर इंडिकेशन दैट दे आर प्रोपोर्शनल। सो एग्जाम में पूछेगा हाउ दिस फिगर शोज ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो शेर पहली बात ये होगी, क्या चीज लिखा हुआ है शेर? कांस्टेंट, क्या लिखा हुआ है काजिम? constant gradient Constant gradient shows that A and X are proportional. proportional. जब भी दो क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल होती हैं, इट्स का मतलब है सारा ग्राफ की लाइन स्ट्रेट थ्रू ओरिजिन होनी चाहिए। तो कांस्टेंट ग्रेडियंट थ्रू द ओरिजिन, इट इंडिकेट, कांस्टेंट ग्रेडियंट शोज कि A और X आपस में प्रोपोर्शनल है। एग्री? बट तला नेगेटिव ग्रेडियंट क्या शो कर रहा है? नेगेटिव ग्रेडियंट क्या नेगेटिव शो कर रहा है? ग्रेडियंट क्या कहते हैं, ऑपोजिट शो कर रहा है ना। यस, तो नेगेटिव ग्रेडियंट शोज A and X has opposite direction. लाइक इनवर्स नहीं, इनवर्स नहीं, ऑपोजिट। हाँ, ऑपोजिट इशू। ऑपोजिट। अच्छा, एग्जाम में इस तरह आएगा ना, सपोज करो फिगर 3.1 है ये, एग्जामिनर कहेगा हाउ फिगर 3.1 शोज ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। 2 मार्क्स के लिए। हाउ फिगर 3.1 शोज ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तला विल राइट these 2 points. Point 1, पढ़ो तला। कांस्टेंट ग्रेडियंट, कांस्टेंट ग्रेडियंट होगा, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और नेगेटिव ग्रेडियंट होगा, इट इज हेंस इट शोज ऑपोजिट डायरेक्शंस। गुड। So constant gradient of this line shows कि A and X are proportional. क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन क्या आएगा कि डिस्क्राइब करना है ना। How this figure shows, how this graph अच्छा, is showing सर एक simple सेकंड। harmonic motion. Confirm question है, confirm. Constant gradient shows. Yes, cousin. A and X are, Proportional to each other. and say negative gradient shows. Sheri जाग रहे हो? Negative gradient shows. What shows? A and X have, बोलो काजिम, opposite direction. ठीक है? सारा क्लियर ये? जी क्लियर है। मतलब दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ आया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पूछे फिर तो ये बात करनी है। टाइप ऑफ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछे हाउ डज दिस ग्राफ शोज ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तब अपनी दो बातें करनी। कांस्टेंट ग्रेडियंट शोज A and X are proportional, नेगेटिव ग्रेडियंट शोज A and X has opposite direction। ये मैंने क्लियर कर दिया। ओके, नाउ अब बच्चों इस ग्राफ का ग्रेडियंट सारा हमें क्या दे सकता है? अगर आप ग्रेडियंट निकालें इस ग्राफ का, y2 minus y1, काजिम x2 minus x1, so what does this gradient represents? क्या लगता है आपको? Sir, velocity. सोचो सोचो, सारा आप भी सोचो, ग्रेडियंट क्या दे सकता है? लुक एट दिस, ये हिंट आपके पास, देखो ग्रेडियंट ऑफ a by, yes, a by x का ग्रेडियंट gives you what? Omega square. Why I'm not writing minus basically? Gradient is positive, negative? और से देखो काजिम, ग्रेडियंट पॉजिटिव है नेगेटिव है? और से देखो। Sir, negative. हाँ, तो नेगेटिव ग्रेडियंट नेगेटिव से कट जाएगा ना, ये साइड पे अगर नेगेटिव आ जाएगी ना, नेगेटिव ग्रेडियंट इक्वल्स टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव से कट जाएगा। ओ, इफ सारा knows the gradient of this graph, then Kazim you can calculate 2 pi by t से time also, 2 pi f से frequency,
or anything. So you can see these 4 formulas for omega. So ऐसा ग्राफ जब भी आ जाए तला सारा काजिम, आपने क्या करना है? स्टेप नंबर फर्स्ट क्या लेना है? ग्रेडियंट. क्या लेना है? ग्रेडियंट. वो ग्रेडियंट डायरेक्टली ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है तला. लेट्स सपोज योर आंसर इज 2.5, आएगा नेगेटिव 2.5. अच्छा, इसका ग्रेडियंट नेगेटिव आएगा बिकॉज ग्राफ नीचे. यार वो माइनस साइन तो वैसे भी लग जाएगा ना बाय डिफॉल्ट. हाँ गुड. तो अगर तला का आंसर आ गया -2.5, ग्रेडियंट का आंसर आ गया, सपोज करो तला इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर की इक्वल करेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल. नाउ तला इज इन अ पोजीशन टू फाइंड आइदर 2π/t से टाइम पीरियड या फिर 2πf से सारा फ्रीक्वेंसी स्क्वायर कर लेंगे. ठीक है तला, बात समझ आई? जी सर. पेपर में मल्टीपल टाइम ऐसा ग्राफ दिया हुआ है काजिम, और पूछा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग सोर्स, ऑसिलेटिंग सोर्स कोई भी इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल दे इस ग्राफ से. सो प्लीज आपने ये बात भूलनी नहीं है. अच्छा शेर, आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? ये सो रहे हो शेर? हाँ जी सर जी यार. ठीक है. phi2 y1 x2 minus x1 सही है. आगे जाता हूँ. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. एग्जामिनर विल गिव यू एनी इक्वेशन, लाइक सपोज करो a इक्वल्स टू माइनस डेंसिटी ओवर z टाइम्स x. अब ये क्वेश्चन दे देता है, नीचे लिखते हैं कि डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज 1.3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z. अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास. आपने क्या करना है बच्चों? डरना नहीं है. a को a की इक्वल कर दिया, x को x से इक्वल कर दिया. नाउ द रिमेनिंग थिंग इज व्हाट? रो ओवर z. इसको ओमेगा स्क्वायर की इक्वल कर दो, माइनस को माइनस से काट दो. नाउ जब आपके पास ओमेगा स्क्वायर का आंसर ग्राफ के ग्रेडियंट से आ जाएगा, किससे आ जाएगा? ग्राफ के ग्रेडियंट से. देन आप उसको इक्वल करके रो ओवर z करोगे, रो दिया हुआ z ने आ जाएगा. आपको कोई भी इक्वेशन, I have seen more than 20 times this question in exams. You will be given any equation जिसको a equals to minus omega square x से कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है. एंड मजे की बात बताऊं बच्चों, ये सब कांस्टेंट है. इस सर्कल के अंदर जो भी चीजें, ये सब की सब क्या है? कांस्टेंट है. और एग्जामिनर आपसे पूछेगा अगर रो z ये सब कांस्टेंट है तो व्हाट डज इट मीन? आपने कहना है कि a और x आपस में प्रोपोर्शनल है. इट मींस द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. मींस, मैं रिपीट कर रहा हूं लास्ट टाइम, a और x को छोड़ के बाकी सारी चीजें इक्वेशन में कांस्टेंट होंगी. तो एग्जामिनर कहेगा व्हाई दे आर कांस्टेंट. आपने कहना है बिकॉज a एंड x आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. a एंड x आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. इट मींस ऑल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट व्हिच आर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर. इट मींस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक हो गया? आई समझ? Okay, next. What is damping? Damping is the gradual loss of energy amplitude during oscillation. Why there is loss of amplitude? Why there is loss of energy, Sarah? क्यों एक ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करते करते रुक जाता है? दिखाऊं डैम्पिंग? लिखा हुआ है. अब आपको मैं डैम्पिंग की प्रैक्टिकली समझाता हूँ चीज. ये देखो फ्रिक्शन फोर्स ना है ना, मैं इसको 0 इंक्रीज करता हूँ फ्रिक्शन फोर्स को. ठीक है. यू विल सी आफ्टर सम टाइम क्या होगा. लुक सारा, व्हाई दिस पेंडुलम हैज स्टॉप्ड वाइब्रेशन. अब ये ऑसिलेट क्यों नहीं कर रहा जब मैंने डैम्पिंग ऑन की है, फ्रिक्शन ऑन की है? बोलो. क्योंकि वो रेजिस्टिव फोर्स है ना. रेजिस्टिव फोर्स है. कभी आपने देखा है बच्चों, whenever you go to the swing in a garden something, तो उसमें बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी स्विंग में से. हाँ, that is only because of damping forces. समझ आई? अच्छा, डैम्पिंग फोर्स में तीनों चीजें, एनर्जी, एम्पलीट्यूड, पावर, ये सब लॉस हो सकता है ड्यूरिंग ऑसिलेशन. ठीक है, बात समझ आई? अच्छा, अब मुझे बताएं तला कितने टाइम की डैम्पिंग होती है? सारा क्या लिखा हुआ है? लाइट डैम्पिंग, हेवी और क्रिटिकल. 3 टाइप्स की होती है. क्रिटिकल. शेर बताओ लाइट डैम्पिंग क्या होती है? कौन सी लाइट डैम्पिंग इनमें से? चलो हर बच्चा वो बोलो. स्विंग करता रहता है, जिसमें ऑब्जेक्ट विल कीप ऑन स्विमिंग फॉर द लॉन्गर टाइम, और यू कैन से एग्जैक्ट वर्डिंग, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस ग्रेजुअली ओवर टाइम. वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड कम होता है. सर यानी कि ऐसा
डैम्पिंग की डेफिनेशन को डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कह सकते हैं। Decrease in amplitude of oscillation or vibration due to resistive forces. You're right. ठीक ठीक है। ठीक है। Now damping is of 3 types तला। लाइट तो बता दिया। देखो we like that swing जिसमें लाइट डैम्पिंग हो, क्योंकि हम एक दफा कोई झूला दे एंड एक आध मिनट अगर वो झूला स्विंग करता रहे, that is basically light damping. You can see the red line in this graph is representing what? काजिम रेड लाइन को देखे, सर लाइट डैम्प है। लाइट डैम्पिंग है काजिम। तो रेड को क्यों हम लाइट डैम्पिंग कह रहे हैं? क्योंकि एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है और वो दूसरी बार भी ऑसिलेट कर रहा है। हाँ, ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है, काफी लॉन्गर टाइम के लिए झूला ऑसिलेट करेगा। ठीक है, पेंडुलम ऑसिलेट। ओके, हैवी डैम्पिंग में ये होता है कि ऑब्जेक्ट का जो एम्पलीट्यूड है दैट डिक्रीजेस क्विकली। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट विल स्टॉप आफ्टर मेकिंग सम ऑसिलेशंस। इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग रिसोर्स पैक के स्टार्ट में जाओगे वहां पे लिखी है। अच्छा ठीक है, लाइट हैवी क्रिटिकल तला। अच्छा, क्रिटिकल में क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक दफा एम्पलीट्यूड हाई हो जाए, ऑब्जेक्ट रिटर्न टू द मीन पोजीशन विदाउट मेकिंग फर्दर ऑसिलेशन। सबसे लास्ट वाली लाइन को देखें जो ब्लू, नेवी ब्लू में एम्पलीट्यूड वाली लाइन सारा किस तरह देखें नीचे आ रही है। सबसे लास्ट लाइन नीचे वाली, ऑब्जेक्ट रिटर्न टू द मीन पोजीशन विदाउट मेकिंग फर्दर ऑसिलेशन। ये क्रिटिकल डंपिंग गाड़ियों के शॉक्स में होती है। एक दफा गाड़ी किसी स्पीड ब्रेकर से गुजरती है, कार विल गेट इलेक्ट्रिक बम्प। ठीक है, उसके बाद फौरन से वो अपनी जगह पर स्टेबल हो जाता है। अदरवाइज तो कार अगर ऑसिलेट करने लगे तो कोई डैशबोर्ड पे जाके लगे, कोई छत पे जाके लगे, कोई बाहर जाके लगे, गाड़ी में जो चाय खाना सब गिर जाए। दैट्स व्हाई कार्स के अंदर क्रिटिकल डैम्पिंग होती है। तो चला लाइट, हैवी और क्रिटिकल की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी रिसोर्स पैक स्टार्ट में। ठीक है, मीनिंग समझो। गॉट इट। सर बात सुने, ये जो आपके पास ये सॉफ्ट, ये जो भी चीज थी, ये जिससे आप ऑसिलेशन कर रहे थे, वो एक बैरल को, ये कौन सी जी, ऐप है? ये क्या है? ये है PHET सिमुलेशन बच्चे, ये ऐप है। अच्छा, ये क्या बस डाउनलोड करनी होती है? डाउनलोड इसकी जावास्क्रिप्ट आपको डालना होगा, और ये इट इज फंडेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो। मैंने तो खरीद ऐप खरीदी हुई है, आई परचेज दिस। ओके, अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा। हैवी में क्या डिफरेंस है? क्रिटिकल डंपिंग में ऑब्जेक्ट रिटर्न टू द मीन पोजीशन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, लेकिन हैवी में अगर ऑब्जेक्ट को हम यहां से छोड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट रिटर्न टू द मीन पोजीशन टेकिंग अ बिट लॉन्गर टाइम। ओके, और हैवी में थोड़ा आगे जाके ऑसिलेट करके फिर रुकता है इस तरह यूं। क्रिटिकल में ये कि वंस यू रिलीज द ऑब्जेक्ट रिटर्न टू द मीन पोजीशन विदाउट मेकिंग एनी ऑसिलेशन। ऑब्जेक्ट मीन से आगे नहीं जाएगा। दैट्स व्हाई गाड़ियों के शॉक अब्जॉर्बर में क्रिटिकल डैम्पिंग होती है। नाउ यू ऑल आर वाचिंग अ पिक्चर, व्हाट डू यू थिंक? अगर हम गाड़ियों के स्प्रिंग में ये ना लगाएं, ये जो ब्राउन से कलर का शॉक अब्जॉर्बर है काजिम, तो गाड़ी पे क्या होगा? वंस द कार इज गोइंग टू क्रॉस अ बम्प या स्पीड ब्रेकर, ये अगर ना हो शॉक अब्जॉर्बर, तो वन स्प्रिंग, शॉक खराब हो जाएंगे। क्या होगा? पहली बात तो गाड़ी की बॉडी मेन टायर से जाके हिट करेगी, नंबर 1। एंड नंबर 2, एक बम्प से लेके दूसरे बम्प तक या आगे 1-2 मिनट के लिए गाड़ी अप एंड डाउन कंटिन्यूसली ऑसिलेट करेगी। ऑल्दो द ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड विल डिक्रीजेस ओवर द टाइम, लेकिन कार विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन। इट विल मेक द कार अनस्टेबल, इट कैन कॉज एक्सीडेंट, ड्राइवर विल बी इन पैनिक पोजीशन। ठीक है, समझ आ रही है? सो व्हाट दिस शॉक अब्जॉर्बर डू, सो द मोमेंट you get some shock on the road, तो स्प्रिंग कंप्रेस होता है, लेकिन ये जो शॉक अब्जॉर्बर है ये शॉक को एब्जॉर्ब करके एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन को रिमूव कर देता है। एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन इन द सिस्टम जो है ना, उसको रिमूव कर देता है। बात समझ आई? दीज शॉक्स कैन बी एयर फील्ड, दिस शॉक्स कैन बी ऑयल फील्ड, डिपेंडिंग अपॉन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी जितनी एडवांस और महंगी गाड़ियां उनमें सस्पेंशन और शॉक, जो कंफर्ट वाली गाड़ियां हैं उनमें जो बहुत हाई लेवल के सस्पेंशन सिस्टम होते हैं। सही है? सो ये क्रिटिकल डंपिंग की एग्जांपल है। सो इफ यू इंट्रोड्यूस dampers like this shocks inside the car along with the spring, these shock absorber what do? They remove energy of oscillation, जिससे car will not keep on oscillating up and down again and again.
So this is the example of critical damping. Over to you. Any question? Tala, Lisa, Sara, Kazim, जी Sheikh, सर Bodo, Bilal. Any question? नहीं सर समझ आ गई सर। ये डैमिंग पता है उसमें भी यूज होती है, ब्रिजेस में भी होती है ना, वो पता नहीं रेजोनेंस पता नहीं क्या होता है, वो कुछ होता है। मैं दिखाता हूँ। अच्छा, डैम्पिंग यूजफुल भी है बच्चों, अगर आपको याद हो ना, ठीक है। डैम्पिंग के लिए मैं आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ, ठहरो। लुक एट दिस ब्रिज बच्चों, दिस इज द वॉबले ब्रिज इन लंदन, ठीक है। अगर आप सर्च करें, सो दिस ब्रिज हैज बीन क्लोज फॉर ओनली मोर देन 2 to 3 years। इसको हमने ना ऑपरेशनल, नॉन ऑपरेशनल कर दी थी इंजीनियर्स ने, बिकॉज ये ब्रिज एक दफा लंदन में बहुत गस्ट ऑफ विंड्स आई थी, तूफान आया था, तो ये ब्रिज टूट गया था। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर यू एज अ स्टूडेंट? सोचें कि ब्रिज क्यों टूटा होगा, एंड क्या डैम्पर्स क्यों साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस कराए हैं, इंजीनियर्स ने बाद में? सोचें। पहली बात, एनी रीजन ये ब्रिज क्यों टूटा होगा? ऑसिलेट करने लग गया होगा ना। वेरी गुड। इतना ऑसिलेट करने लग गया कि जो 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 चीज इसको ऑसिलेट करा रही थी, विंड या एयर का प्रेशर, उसकी फ्रीक्वेंसी ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई थी, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज, जो हम आगे पढ़ेंगे, रेजोनेंस। क्या नाम है इसका? रेजोनेंस। बच्चों, जब भी रेजोनेंस होती है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी गेट्स सो लार्ज। तो इस ब्रिज के साइडों पे डैम्पर्स नहीं थे, जिस तरह मैंने आपको डायग्राम दिखाई ना, कार के सस्पेंशन सिस्टम के साथ आपने रेड वाले डैम्पर देखे हैं ना, ब्राउन से कलर के। तो अब इंजीनियर्स ने क्या किया, इस ब्रिज में जहां जहां पे जॉइंट्स थे, वहां पे उन्होंने डैम्पर्स इंट्रोड्यूस कराए, ताकि सिस्टम में जो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन है उसको रिमूव कर दें। तो डैम्पर्स बेसिकली एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन को रिमूव करते हैं। तो सम टाइम रेजोनेंस कुड बी डेंजरस। रेजोनेंस में अभी आपको बताता हूँ क्या होता है, ठीक। यू कैन सी देयर इज अ पेंडुलम। दिस picture will explain resonance really good. If I oscillate the first pendulum, which is this one, you can see why out of 8 to 9 pendulum, only one pendulum oscillate. And which is this? First, second, third, fourth में number बताएं. Which pendulum exactly resonate with this pendulum? Metallic bob के साथ आगे 8 pendulum मैंने दिखाए हैं, ठीक है। उन 8 में से सिर्फ एक pendulum इसके साथ oscillate करेगा. Which one is that? सर जिसकी लेंथ सेम होगी। गुड, चलो गिनते हैं। 1, yes, no, no, 2, no, 3, no, नो। 4th को और से देखें, 4th को देखें, फोर्थ या ठीक है। तरह ये फनल टाइप जो स्ट्रक्चर है, 4th। सो 4th one and the first one, they exactly have this one। मैं आपको एरो लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। this one, ये वाला, and this one, exactly they have the same length. Once they have the same length, so physics says whenever they have same length, time period of a pendulum is equals to 2 pi under root L by G. So if length of two pendulum is same, nothing matters. Mass तो matter ही नहीं करती. So it means their time period will be same, and frequency is equals to 1 by time period. When the time period will be same, you will get the same result of frequency. It means now I am summing up this topic. बड़ी मजे की बात है। इसकी फ्रीक्वेंसी को FD कहते हैं, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, और इसकी फ्रीक्वेंसी को FN कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। सो व्हेन एवर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मैचेस विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, देन एम्पलीट्यूड x0, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, तला सारा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी गेट्स मैक्सिमम। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज, क्या कॉन्सेप्ट का नाम है? रेजोनेंस। I'm ready to take your question first, then I will move on. Shahir, Kazim, Tala, any question? Take, बोले, driving frequency must matches with the natural frequency of anything, ठीक है? And second बात तला, एम्पलीट्यूड मैक्स होना चाहिए। yes, amplitude ये first हो गया, and second is amplitude should be maximum. तला, any confusion? बोलो शाबाश।
सारा एनी कंफ्यूजन? ये बताइए रेजोनेंस के अंदर दो क्वालिटीज, टेल मी टू क्वालिटीज जो किसी ऑब्जेक्ट में होंगी तब रेजोनेंस होगा. व्हाट आर टू क्वालिटीज? नंबर 1, नेचुरल फ्रीक्वेंसी शुड मैच फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइवर, यानी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी. ओके, शेर दूसरी बात क्या है काजिम? एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम होना चाहिए और एब्जॉर्ब करे ग्रेटेस्ट पावर. गुड शेर. इट एब्जॉर्ब द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एनर्जी फ्रॉम द ड्राइवर. मैं आपको बचपन की गेम दिखाता हूँ जिसमें रेजोनेंस होता है. लुक एट दिस. व्हाट इज दिस? सारा, हैव यू एवर ट्राइड दिस? और जूम करके दिखाता हूँ. दिस इज अ यो-यो बेसिकली, which is spring type structure, a mass spring system. If the girl is oscillating his hand up and down again and again, आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ को ऊपर से मूव करती है, a time will come, accidentally बीच में एक ऐसा moment आएगा where the spring has the maximum stretching. है ना काजिम? Yes, sir. So it means the girl is having a driving frequency, the frequency at which her hands are moving up and down. That's the driving frequency. यानी एक मिनट में अगर 30 टाइम इसका हाथ ऊपर नीचे मूव करता है तो 30/60 0.5 हर्ट्ज इसकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है. हाउ मेनी टाइम्स इसका हाथ ऊपर नीचे मूव कर रहा है विद इन अ मिनट, दैट इज ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी. ठीक हो गया सारा? जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेते हैं FD, how many number of times she is moving up and down in how much time? Like if I say 30 times लड़की का हाथ ऊपर नीचे मूव कर रहा है within 1 minute, so 30/60 करेंगे तो 0.5 hertz. That is basically driving frequency. अच्छा, अब बच्चा कहेगा सर ये तो चलें इसकी हाथ की ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी आ गई, हम स्प्रिंग की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? If you see the formula sheet, omega square is equals to K divided by M. What is K? What is M? Anyone? Shabash, bolo. What is K and what is M? Mass attached to spring system is good. M and K क्या है सारा? वो constant spring का. Very good. Spring constant. तो मतलब काजिम अगर सारा आपको spring constant बता दे और mass बता दे, by this ratio तला you will get omega square. और जैसे omega square आएगा शेर, उससे टाइम आ जाएगा, टाइम से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. क्या आ जाएगी? सही है. ठीक है तला? जैसे 2πf कर लो, 2πf का स्क्वायर करो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ना. सो अगर ये फ्रीक्वेंसी जो स्प्रिंग की हमने निकाली है ये मैच कर जाए इसके हाथ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, इट मींस रेजोनेंस हो जाएगा. द मोमेंट रेजोनेंस होगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ द स्प्रिंग गेट्स एक्सट्रीमली लार्ज कि ये मेटालिक बॉल ग्राउंड को भी टच कर सकती है. ठीक है? सो दिस इज द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रेजोनेंस. अब बात समझ आई? ये इतनी महंगी चीज नहीं है, आप किसी दुकान से ले सकते हैं. यू कैन ट्राई दिस. ओके, ये रबर बैंड में भी आती है, स्प्रिंग में भी आती है, यो जो टाइप चीज. अब समझ आए रेजोनेंस क्या होता है बच्चे? देखो मैंने सिर्फ रटी टाइप बात नहीं बताई कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करे और एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाए. मैंने आपको एग्जैक्टली बताया कि हाउ टू कैलकुलेट ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी. लेट्स सपोज इसका हाथ 30 दफा मूव होता है अप एंड डाउन विद इन 1 मिनट, तो दिस इज ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी. और अगर K और M पता हो तो दिस इज हाउ यू फाइंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी. तो दिस आंसर विल गिव्स यू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्प्रिंग. ओके चला? ठीक है, समझ आई? और जब ड्राइविंग इन नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैचेस, then amplitude gets very large, that is known as resonance. Yes, sir. ठीक है? ब्लॉक की फ्रीक्वेंसी जो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, जिसको निकालने के लिए आप 2πf, जिसको हम कहते हैं ओमेगा स्क्वायर, 2πf का स्क्वायर हो गया, if it is equals to K divided by M, because you know omega square is equals to K by M. So this equation will give you omega square. जब ये मैच कर जाएगी हाथ की फ्रीक्वेंसी के साथ, हाथ की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? हाउ मेनी टाइम्स नंबर ऑफ वेव्स या ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इन अ गिवन टाइम. सपोज करो ये लड़की कहती है दिस इज द मीन पोजीशन, चला, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन. ये भी एक्सट्रीम है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, एंड दिस वन इज द मीन पोजीशन. सो अगर यहां से 1 2 3 4 स्टेप कंप्लीट करती है तो ये एक ऑसिलेशन है.
तो अगर लड़की इस तरह की 30 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रही है विद इन 60 सेकेंड्स, दैट्स व्हाई हर फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज। क्लियर? मेक श्योर एक वाइब्रेशन में 4 स्टेप्स जरूरी हैं, अदरवाइज वो एक वाइब्रेशन नहीं होती। शेर समझ आ रही है ना? अगर टॉप से स्टार्ट करते हैं यहां से, तो ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, ये 3 स्टेप और ये 4 स्टेप। अब समझ आया? A singer can break a glass. Yes. How? Yes, sir. How? सर वो कार्टूनों में होता है ना। नहीं सर, जब देखें रेजोनेंस होगी ना, तो जब वो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी एंड क्या कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब मैच करेगी, तो हाईएस्ट Okay. बहुत लार्ज एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा लार्ज ठीक हो होगा गया। वो टूट सकता है ना कि, एंड लाइक इट कैन बी इनफ टू रेजोनेट एंड द एम्पलीट्यूड में ग्रो इनफ टू शैटर द ग्लास। हाँ, वही वाली बात है सारी। Yes, but there is an app on Play Store or you can say Apple Store, frequency changer. उस पे अगर आपको ये पता लग जाए कि मॉस्किटोज किस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करते हैं एंड इफ यू यूज दैट ऐप, तो आप मॉस्किटोज को भी भगा सकते हैं कमरे से। ठीक है, विदाउट स्पेंडिंग कॉइल्स एंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन मोर्टीन। समझ आ गई सारा? कितने मजे का। अच्छा, रेजोनेंस इतनी यूजफुल चीज भी है लेकिन कभी हार्मफुल भी है। अच्छा, ओवन वाली एग्जांपल किसको याद है? चलो, ये तो रेजोनेंस हार्मफुल क्यों हुई थी ये मैंने आपको बता दिया था। कौन मुझे बताएगा हाउ वी वार्म फूड, हाउ वी कुक फूड इन द ओवन? यस, एनी आइडिया? चलो सारा आप ट्राई। वो आपने एक दफा कुछ बताया था पानी से रिलेटेड। एनीथिंग बच्चे जो आपके माइंड में आती है, इट्स योर क्लास, नो वन इज हियर टू जज यू। पता नहीं। काजिम आप ट्राई करो। सर वो वेव्स पानी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करके उसको वो करती है, गर्म मतलब करती जिस है। बंदे ने माइक्रोवेव डिजाइन किया है उसको ये पता था कि खाने के अंदर या तो वाटर मॉलिक्यूल्स है या फैट्स है ना, लिपिड्स हैं, ये चीजें होती है ना। लेकिन कुछ भी हो, फूड में वाटर पार्टिकल मस्ट होंगे। तो ओवन में इस तरह की फ्रीक्वेंसीज हैं कि जो फ्रीक्वेंसीज वाटर पार्टिकल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करती है। ठीक है, सो ओवन की माइक्रोवेव की जो अभी काजिम ने बोला, माइक्रोवेव हैज दोज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, sometimes they match it with the frequency of water, sometimes they match it with the frequency of fats. ठीक है, so as a result resonance take place, और रेजोनेंस जब होगा तो ये ऐसी है कि जैसे आप अपने फ्रेंड को पकड़ के शेक 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 15-20 झटके लगाए ना, मूव करें उसको, तो आफ्टर सम टाइम वो कहेगा खुदा का वैसे सर खराब कर दिया मेरा, वो हीट अप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सर ये डेंजरस भी तो होता है, आपने कुछ कहा था, पता नहीं कैंसर हो सकता है क्या? यस, ओवन इज ऑलवेज डेंजरस बिकॉज अगर आप माइक्रोवेव को देखें घर में, कभी भी डोर ओपन करके काम नहीं करता। माइक्रोवेव में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा है, अगर इसका डोर ओपन होगा इट विल नॉट वर्क। रीजन इज दैट अगर आपके सेल्स में माइक्रोवेव ज्यादा देर के लिए एक्सपोज हो गए, माइक्रोवेव कैन हैज द एबिलिटी टू कॉज म्यूटेशन इन योर डीएनए। पता है? जी हाँ, सर पता है। तो अगर माइक्रोवेव ने आपकी सेल्स की ओरिएंटेशन को चेंज करने की कोशिश की, तो योर हेल्दी सेल कैन बी कन्वर्टेड इनटू। माइक्रोवेव में जो काजिम ने बात की है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, उनके साथ मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो ये बात लिखी हुई है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर देती है माइक्रोवेव के साथ। तो इसका मतलब ये है माइक्रोवेव हमेशा ऐसी फ्रीक्वेंसी यूज करता है, ये फ्रीक्वेंसीज जिनको मैच करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे खाना गर्म हो जाएगा और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ऑसिलेशन। दैट्स व्हाई खाना तो गर्म होता है लेकिन प्लेट गर्म नहीं होती। अगर प्लेट गर्म होती है वो कंडक्शन के थ्रू होती है। बात समझ आई? देख लो पेपर में रेजोनेंस का ग्राफ आएगा ना, कि इस ग्राफ को सिर्फ एक्सप्लेन करें। आपने सिर्फ इतना देखना है काजिम, लेट्स सपोज काजिम रेडियो स्टेशन में ऑन करते हैं अपनी गाड़ी में, और इसको किसी ने कहा कि एबटाबाद में 99.4 हर्ट्ज पे रेडियो आता है। एग्जांपल दे रहा हूँ, काजिम स्टार्टेड विद 96 हर्ट्ज, स्टेशन नहीं है, 97 हर्ट्ज नहीं है, 98 हर्ट्ज नहीं है, 99 पे हल्की सी आवाज आने लग गई। लेकिन 99.4 हर्ट्ज पे जैसे ही देखा, सो काजिम यहाँ पे क्या हुआ, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी क्या हो गया? लुक, एम्पलीट्यूड क्या हो गया? मैक्सिमम ना। सो दिस इज रेजोनेंस, ये ग्राफ है। पेपर में मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन रेजोनेंस का ये आता है। अब आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा इस ग्राफ में कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी बताएं कितनी है, तो बताएं नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है।
स्टेशन की इस वक्त? कितने में स्टेशन आ रहा है? 99.4 हर्ट्ज। ओके, सो अब ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी है ताला, ये सारी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, 103 हर्ट्ज, ये सब क्या है? ड्राइविंग। तो ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसीज हैं, ड्राइविंग ठीक है? फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ। लेकिन 99.4 हर्ट्ज पे ड्राइविंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपस में क्या कर रही है? मैच कर रही है। तो दैट्स व्हाई एम्पलीट्यूड क्या हो गया? मैक्सिमम होगा। सो दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, जो मैं स्टार लगा रहा हूँ कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मस्ट मैचेस द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इट मींस द एम्पलीट्यूड गेट्स मैक्सिमम। अच्छा, आपको सिर्फ पेपर में पूछेगा हाउ यू गेट टू नो कि ये रेजोनेंस में डैम्पिंग है या नहीं है। इफ यू हैव अ फ्लैटेड पीक लाइक दिस, लुक एट दिस, इस तरह की पीक हो, तो दिस इज डैम्प ऑसिलेशन, दिस इज डैम्प ऑसिलेशन। ताला अगर पीक फ्लैटेड है, फ्लैटेड का मतलब क्या है काजिम? ये डैम्प ऑसिलेशन है। लेकिन अगर पीक शार्प हो इस तरह से, एग्जैक्टली पीक ऐसे शार्प हो, लोग इस तरह, ठीक है, और ये तो आपके ये पास क्या है? ये अनडैम्प ऑसिलेशन है, अनडैम्प अनडैम्प्ड रेजोनेंस, अनडैम्प्ड रेजोनेंस, ठीक है? अनडैम्प्ड रेजोनेंस, और जब फ्लैट हो तो डैम्प रेजोनेंस। बस ठीक है सर, डैम्प रेजोनेंस, बस खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, सही, ओके, अल्लाह हाफिज। सर ये वाले नोट्स भेज